राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे इस एक छोटे से वीडियो को ही देखने से आपके अध्याय 2 बहुपद के सारे कंसेप्ट आपको पता चल जाएंगे और आपके सारे डाउट अध्याय 2 बहुपद के खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और जब आप अध्याय 2 की प्रश्नों को हल करोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी अध्याय 2 की सभी पांचों प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करने में। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अध्याय 2 बहुपद के परिचय में हम निम्नलिखित विषयों को पढ़ेंगे। अचर और चर किसे कहते हैं, इसे हम देखेंगे। बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुपद के पद क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पद का गुणांक क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद की घात को कैसे ज्ञात करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उन्हें कैसे ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे, गुणनखंड प्रमेय को पढ़ेंगे और कुछ बीजीय सर्वसमीकाओं को हम पढ़ेंगे। इनमें से कुछ सर्वसमीकाएं हम पिछले कक्षाओं में और पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। कुछ नई सर्वसमीकाएं हम पढ़ेंगे जो कि हमें इस अध्याय में हमारे प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करेंगे। अचर और चर। अब हम देखते हैं कि अचर किसे कहते हैं और चर किसे कहते हैं। अचर, अचर का मान सदा समान बना रहता है। तो ऐसी संख्या जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है वो संख्याएं कहलाती है हमारी अचर। इनके मान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अचर के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। ए बी सी, इससे हम इसे दर्शाते हैं अचर संख्याओं को। उदाहरण के तौर पे 2x, तो 2x में जो 2 है वो है हमारा अचर। 5x, 5x में 5 हमारा अचर है। 11x, 11x में 11 हमारा अचर है, क्योंकि 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 11 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखते हैं चर किसे कहते हैं। चर का मान सदैव समान नहीं रहता है। जैसे चर मतलब ये चलता रहता है, बदलता रहता है। अर्थात एक दी हुई समस्या में चर के मान में परिवर्तन होता रहता है। एक ही बात है कि मतलब चर वो संख्या है जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है और उनका मान सदैव समान नहीं रहता है। इनको हम दर्शाते हैं x से, y से, z से। जैसे कुछ उदाहरण देखें। 2x में x हमारा चर है, 5x में x हमारा चर है, 11x में x हमारा चर है। तो इस तरह हमने देखा चर और अचर। चर जो होता है उसका मान जो है सदैव समान नहीं रहता है, और अचर जो है जो उसका मान जो है हमेशा समान बना रहता है। बहुपद, जो कि हमारे इस अध्याय का नाम है, इसे अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम बहुपद की परिभाषा को देखते हैं। बहुत ही जरूरी परिभाषा है ये। इसके आधार पर हम कई प्रश्नों को हल करेंगे। यदि व्यंजक के चर के घातांक पूर्ण संख्या है, ध्यान रखिए चर के जो घातांक है अगर वो पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, ये हमने प्रथम अध्याय में संख्या पद्धति में पढ़ा था। पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक और हमारे शून्य। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि पी एक्स बराबर 3x धन 5, ये चर x में एक बहुपद है। क्यू वाई बराबर 2 गुणा वाई की घात 2 धन 4y धन 6, ये क्या है, चर y में एक बहुपद है। आर टी की घात 3 धन 4 गुणा टी की घात 2 धन 7 गुणा टी धन 9, ये क्या है, चर टी में एक बहुपद है। आप तीनों उदाहरणों में देखेंगे जो भी चर है उनके घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। उनके सभी घातांक जो है पूर्ण संख्या है। तो अगर घातांक पूर्ण संख्या होंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद।
बहुपद के पद। यहाँ हम देखेंगे कि एक बहुपद में कितने पद होते हैं, पर इससे पहले हम जान लें कि बहुपद जो हमने अभी पढ़ा है, बहुपद क्या एक प्रकार का व्यंजक ही है। बस उस व्यंजक में जो है चर की घातें पूर्ण संख्या होती हैं, सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या होती हैं। तो जैसे कि हम इस उदाहरण में देखते हैं पी एक्स बराबर 3 गुणा x धन 5 है। तो इस व्यंजक में कितने पद है? 2 पद है। एक पद कौन सा है? 3x और दूसरा पद है 5। 3x और 5 हमारे इस बहुपद के पद हैं। तो इस बहुपद पी एक्स में हमें कितने पद मिले? 2 पद मिले। 5 में कोई चर नहीं है, x नहीं है, लेकिन फिर भी ये पद कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुणा x की घात 0। x की घात 0 क्या होता है? 1। तो 5 गुणा x की घात 0 भी 5 ही होगा। तो इस तरह से हम इसे, और हमने देखा कि चर की घात क्या होंगी? पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में शून्य भी आता है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। क्यू वाई बराबर क्या है? 2 गुणा y की घात 2 धन 4 गुणा y धन 6। अब इस व्यंजक में या इस बहुपद में हमारे कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक है 2 गुणा y की घात 2, दूसरा है 4 गुणा y और तीसरा है 6। इस तरह हम बहुपद के पद ज्ञात करते हैं। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। आर टी, टी की घात 3 धन 4 गुणा टी की घात 2 धन 7 गुणा टी धन 9। इस व्यंजक में या इस बहुपद में कितने पद हैं? 4 पद हैं। कौन कौन से पद हैं? टी की घात 3, 4 गुणा टी की घात 2, 7 गुणा टी और 9। ये सब बहुपद के पद। तो इस तरह हम बहुपद के पदों को निकाल सकते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं। अभी हमने बहुपद के पद देखे, अब हम देखेंगे उन पदों के गुणांक को। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, उसे हम उस पद का गुणांक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि पी एक्स बराबर अगर हमें दे रखा है -x की घात 3 धन 4 गुणा x की घात 2 धन 7x-2। तो इसमें x की घात 3 का गुणांक अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? -1, क्योंकि यहाँ पर x की घात 3 का गुणा किससे हो रहा है? -1 से। अगर हमें x की घात 2 का गुणांक पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? 4, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 का गुणा किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ। उसी तरह अगर हमें x का गुणांक पूछा जाएगा तो क्या होगा? 7, क्योंकि यहाँ पर x का गुणा किसके साथ हो रहा है? 7 के साथ। उसी तरह अगर हमें x की घात 0 का गुणांक पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? -2, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो अचर राशि है वो क्या है? -2। क्योंकि -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2 को हम लिख सकते हैं -2 गुणा x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 क्या हो जाता है? 1। तो ये -2 ही हमें मिलेगा। तो x की घात का गुणांक हमें क्या मिला? -2। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, क्योंकि एक सवाल आता है कि बहुपद में कितने पद हो सकते हैं। तो बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं। परिमित संख्या मतलब कि वो संख्या परिमित होगी, हमें पता होगी कितनी संख्याएं हैं, वो अनगिनत संख्याएं नहीं होंगी। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर पी एक्स को हमने लिखा x की घात 150 धन x की घात 149 धन डॉट 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 धन x की घात 2 धन x धन 1। तो एक बहुपद है जिसमें कि 151 पद हैं। आप देखेंगे 150 से लेके x की घात 0 तक है, तो कितने पद हुए? 151 पद हुए। तो इससे हम कह सकते हैं कि बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, मतलब कि हमें पता होगा कि कितने उसमें पद हैं, अनगिनत पद नहीं होंगे बहुपद। अब हम देखते हैं एक पदी। एक पदी किसे कहते हैं? केवल और केवल एक पद वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। ये हमें कुछ सवाल हल करने होंगे, इसलिए हमें याद रखना है। उदाहरण के लिए पी एक्स बराबर 6 गुणा x की घात 3, 4 गुणा x की घात 2, 11x 12। इन सब में आपने देखा कि सिर्फ एक ही पद है, इसलिए इन सबको हम क्या कहेंगे? एक पदी। अब हम देखते हैं द्विपद। द्विपद किसे कहेंगे? दो पदों वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विपद। तो जिन बहुपदों में 2 पद होंगे उन्हें हम द्विपद कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। 6 गुणा x की घात 12 धन 3 गुणा x की घात 2। यहाँ पे कितने पद है? 2 पद है, तो ये क्या है? द्विपदी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 4 गुणा x की घात 2 धन 6x। इसमें भी कितने पद है? 2 पद है, तो इन्हें कहेंगे हम द्विपदी। तीसरा उदाहरण 11 गुणा x धन 16। इसमें भी कितने पद है हमारे? 2 पद हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? द्विपदी। त्रिपद। 3 पदों वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिपद। तो जिन बहुपद में 3 पद होंगे वो कहलाएंगे हमारे त्रिपद। उदाहरण देख लेते हैं। 6 गुणा x की घात 12 धन 3 गुणा x की घात 2 धन 2। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपद। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं।
4 गुणा एक्स की घात 6 धन 7 गुणा एक्स की घात 2 धन 9x। इसमें कितने पद है? 3 पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? त्रिपद। आखिरी उदाहरण देखते हैं, 4 गुणा एक्स की घात 3 धन 9 गुणा एक्स की घात 2 धन 11x। इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? त्रिपद। बहुपद की घात बहुत 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 जरूरी है, ये याद रखना। इस तरह के बहुत सवाल हमें हल करने हैं आगे। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, याद रखिए, चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। कुछ उदाहरणों से इनको समझते हैं हम। जैसे कि px बराबर दे रखा है हमारा 6 गुणा एक्स की घात 12 धन 3 गुणा एक्स की घात 2 धन 2। अब इस बहुपद की घात ज्ञात करने को क्या है, तो इसमें चर क्या है हमारा? चर है हमारा x। x की अधिकतम घात क्या है? x की अधिकतम घात है 12। x की अधिकतम घात क्या है इस बहुपद में? 12। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 12। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पूछा है 2 में बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, पर 2 पद में तो कोई चर है ही नहीं, x है ही नहीं, तो क्या 2 को हम लिख सकते हैं? 2 बराबर 2 गुना एक्स की घात 0, क्योंकि एक्स की घात 0 क्या हो जाता है? 1 होता है। 2 गुना 1 क्या होगा? 2। तो 2 को हमने लिखा 2 गुना एक्स की घात 0। अब इसमें x क्या है? चर, और चर की अधिकतम घात की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 0। तो यहाँ पे हमने देखा x की घातांक क्या है? 0 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 0। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होगी, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। एक रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं। 2 पद कैसे? क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 1, तो न्यूनतम घात तो हमें पता है कितनी होती है? 0 होती है। अतः x में कोई भी रैखिक बहुपद a गुना x धन b के रूप में होगा, जहां पर a और b अचर है और a का मान 0 नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 4 गुणा एक्स धन 5 2 गुना वाई टी धन 2 3 माइनस यू। ये सब हमारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। द्विघाती या द्विघात बहुपद, तो दो घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघाती या द्विघात बहुपद। एक द्विघाती बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? 3 पद हो सकते हैं, क्योंकि द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। तो उसमें कितने पद हो सकते हैं? अधिक से अधिक 3, क्योंकि एक घात वाला एक पद हो सकता है और एक हमारा अचर हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना एक्स की घात 2 धन बी गुना एक्स धन सी, जहां पर ए बी और सी अचर है और ए का मान 0 नहीं है, क्योंकि द्विघात है तो अधिकतम घात तो जो है 2 होना ही होना है, तो ए का मान 0 नहीं होगा। उदाहरण से देख लेते हैं हम। 3 गुना एक्स की घात 2 धन 2 गुना एक्स धन 2। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स की घात अधिकतम घात क्या है? 2, तो इसे हमने क्या कहा? द्विघाती। 5 माइनस वाई की घात 2, तो इस बहुपद में भी वाई की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात क्या है? 2, तो इसे हम कहेंगे द्विघाती। 2 गुना टी की घात 2 धन 9, यहाँ पर हमारा चर क्या है? टी, टी की अधिकतम घात क्या है? 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती। त्रिघाती बहुपद आसान है। 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। एक त्रिघाती बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? 4 पद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या होगी हमारे चर की? 3, तो एक तो 3 घात वाला पद हो सकता है, 2 घात वाला पद हो सकता है, 1 घात वाला पद हो सकता है और 0 घात वाला पद हो सकता है। इस तरह हमारे कितने पद हो सकते हैं? अधिक से अधिक 4। और किसी भी त्रिघाती बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं? a गुना एक्स की घात 3 धन b गुना एक्स की घात 2 धन c गुना एक्स धन d। यहाँ पर a b c और d जो है हमारे अचर होंगे और a का मान 0 नहीं होगा। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि 3 गुना एक्स की घात 3
धन 2 गुणा 1 धन 2। तो यहाँ पर चर क्या है? x। x की अधिकतम घात क्या है? 3। तो ये क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। उसी तरह 5 माइनस y की घात 3। यहाँ पर चर क्या है? y। y की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? 3। तो ये क्या होगा? त्रिघाती। अगला उदाहरण 2 गुणा t की घात 3 धन 9। यहाँ पे हमारा चर क्या है? t। t की अधिकतम घात क्या है? 3। तो ये क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। n घात वाला बहुपद। एक चर x में घात n वाला बहुपद निम्न रूप से एक व्यंजक होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए एन एक्स की घात n धन ए एन माइनस 1 एक्स की घात n माइनस 1 धन डॉट 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 ए 1 एक्स की घात 1 ए शून्य। जहां पर ए शून्य ए 1 ए 2 ए 2 डॉट 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 ए एन क्या है? हमारे अचर है और ए एन का मान शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात हमें क्या मिलेगी? n। इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा n घात वाला बहुपद। ये कहलाएगा हमारा n घात वाला बहुपद। बहुपद के शून्यक बहुत ही जरूरी है ये विषय भी। इसे देखते हैं। बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है जहां पर pc क्या होगा? हमारा शून्य। मतलब कि x की जगह अगर हम c रख दें तो हमें जो बहुपद है, बहुपद का मान कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं c को हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक। pc बराबर शून्य एक बहुपद समीकरण है और c इस बहुपद समीकरण में px बराबर शून्य का एक मूल्य है। अगर हम px बराबर शून्य रख दें तो जो भी हमें मूल प्राप्त होंगे वो हमारे इस बहुपद का क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। और फिर हम अगर x की जगह c रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। बहुपद px का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है बहुपद समीकरण में px बराबर शून्य को हल करें और x के मान को ज्ञात करें। जो भी x के मान होंगे वही हमारे हम बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है। इनको हम हल करके देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। शेषफल प्रमेय। px और gx अगर दो बहुपद हैं जिसमें px की घात जो है वो gx की घात से ज्यादा है या उसके बराबर है और gx का मान शून्य नहीं है तो हमें ऐसे बहुपद qx और rx प्राप्त होते हैं। जैसे कि px बराबर क्या है? gx गुणा qx धन rx। तो px को gx से भाग देने पर हमें भागफल क्या मिल रहा है? qx। और शेषफल क्या मिल रहा है? rx। इसे हम और समझते हैं। भाज्य बराबर हमारा px बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे याद रखना है px की जो घात है वो gx की घात के बराबर होगी या जो है उससे ज्यादा होगी। यानी कि जो हमारा भाज्य है उसकी जो घात है वो हमारी भाजक की घात से बराबर होगी या ज्यादा होगी। और इसके बाद भाग देने पर हमें भागफल qx और शेषफल rx प्राप्त होगा। मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। यानी कि px जो है एक घात वाला बहुपद है या उससे अधिक घात वाले बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। यदि हम फिर px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देंगे तो हमें शेषफल प्राप्त होगा pa मतलब कि px में हम x बराबर क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो जो वो तब हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। x माइनस ए से जो भी भाग देंगे हम px में तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? जब जो हमें x बराबर a रखने पर px में मिलेगा वही हमें शेषफल प्राप्त होगा। इसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं और इस तरह के सवालों को हम प्रश्नावली में हल करेंगे और इसे अधिक से अधिक जानेंगे। अगर बहुपद px हमारा एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और ये कोई वास्तविक संख्या है तो गुणनफल प्रमेय क्या कहती है? x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है यदि pa का मान शून्य हो। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहेंगे अगर pa का मान शून्य होता है तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा। इसका एक और प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। ax स्क्वायर धन bx धन c का गुणनखंड करने के लिए हम b को ऐसी दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखते हैं जिनका की गुणनफल a गुणा c हो। तो ये हमें याद रखना है। इससे हमें प्रश्नों को प्रश्नावली में हल करने में मदद मिलेगी। बीजीय सर्वसमीकाएं। इनमें से कुछ सर्वसमीकाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ नई सर्वसमीकाएं हम पढ़ेंगे। जैसे कि x धन y
का होल स्क्वायर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्स की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2। उसी तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स की घात 2 माइनस 2xy धन y की घात 2। तीसरा x की घात 2 माइनस y की घात 2, पहले भी पढ़ चुके हैं, x धन y गुणा x माइनस y। x धन a गुणा x धन b, क्या होगा ये, x की घात 2 धन ब्रैकेट के अंदर a धन b गुणा x धन a गुणा b। उसी तरह x धन y धन z का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर धन 2 गुणा एक्स वाई धन 2 गुणा वाई जेड धन 2 गुणा जेड एक्स। ये सारी सर्वसमीकरणें आपको याद रखनी है। x धन y की घात 3, क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 गुणा एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर x धन y। उसी तरह x माइनस वाई की घात 3, ये क्या होगा, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 गुणा एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। यहाँ पर सब माइनस माइनस हो गया। अगली सर्वसमीकरण, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 माइनस 3 गुणा एक्स वाई जेड, ये किसके बराबर होगा, पहला ब्रैकेट x धन y धन z, अगला ब्रैकेट x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद रखना है, x की घात 3 धन y की घात 3, ये क्या होगा, x धन y ब्रैकेट के अंदर x की घात 2 माइनस एक्स वाई धन y की घात 2। इसी तरह x की घात 3 माइनस y की घात 3, ये क्या होगा, x माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर x की घात 2 धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। तो ये सभी की सभी सर्वसमीकरणें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।